एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 55 पेज अब तक हम इस पर्टिकुलर मैगजीन के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से डील करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि इंडिया और जो मलेशिया है वो एग्री हुए हैं एंड उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो सेटल करेंगे ट्रेड को इंडियन रुपी के अंदर। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ के अंदर वो ट्रेड का सेटलमेंट करेंगे, इसके लिए एग्री हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं थोड़ा हम। तो इंडिया और मलेशिया ने एग्रीमेंट किया है फाइनली कि वो जो ट्रेड है वो इंडियन रुपीज़ के अंदर करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 1 अप्रैल 2023 को ये अनाउंस किया है। हाइलाइट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी सेटल्ड इन इंडियन रुपी इन एडिशन टू करंट मोड्स ऑफ द सेटलमेंट इन अदर करेंसीज। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है एंड बताया गया है कि इंडिया और मलेशिया का जो बायलैटरल ट्रेड होता है उसने टच किया है 19.4 बिलियन डॉलर को 2021-22 के अंदर। 19.4 बिलियन डॉलर कितना होगा यदि आज को 80 रुपये को यदि मैं एक्सचेंज रेट मान लूँ, $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ में मान लूँ, तो अराउंड इसको यदि मैं काउंट करता हूँ तो आप बताइए कि कितना ये निकल के आएगा। 10 बिलियन डॉलर अराउंड 80,000 करोड़ होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना रहने वाला है ओवरऑल जो ट्रेड है वो। अब देखते हैं कि मलेशिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, थर्ड नंबर का इन एशियान रीजन। एशियान रीजन के अंदर थर्ड नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मलेशिया इंडिया का, आफ्टर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और सिंगापुर के बाद में, जो कि 30.1 बिलियन और 26.1 बिलियन डॉलर के साथ में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी इंडिया के मलेशिया से ट्रेड के रिगार्डिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। और भूटान किंग विजिट्स इंडिया, तो इसके रिगार्डिंग है। तो किंग ऑफ द भूटान इनका नाम है, क्या नाम है इनका, जिग्मे खेसर नेमगिल नेमगेल वांगचुक। ठीक है, तो इनका जो ये नाम है जो भूटान के किंग का, आपको देख लेना है एक बार के लिए, एक बार याद रखना है इसको, इस नाम को। एंड हुई इज ऑन 3 डेज विजिट इंडिया, इंडिया के लिए 3 दिन के विजिट के ऊपर वो हैं, आए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले हैं 4 अप्रैल 2023 को। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बात हुई है तो देख लेते हैं। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ इशू आए हैं, कुछ बात हुई है तो उसको देख लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आप जानते हैं कि क्या होता है, गवर्नमेंट एग्री किया है, गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी भूटान टू इनक्रीज द पावर टैरिफ्स, है ना, फॉर दी। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना है और कंट्री कौन सी एसोसिएट है इससे, इसको बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो CHUKHA चुखा करके जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि 1986 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के बीच में। तो उसके रिगार्डिंग जो पावर टैरिफ है उनको बढ़ाने की बात हुई है और एक पेंडिंग डिमांड थी, उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट उसके ऊपर हुए हैं। तो इस वजह से ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका नाम भी आपको याद रखना है, भूटान की किंग का नाम भी आपको याद रखना है, और इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है इंडिया को, ये भी आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। आगे देखते हैं। इंडिया ने ऑल्सो एग्री किया है डिस्कस बाइंग पावर फ्रॉम द, तो एक नया जो हाइडल प्रोजेक्ट है बोसुचू हाइडल जो प्रोजेक्ट है वहाँ से भी बाय करने की रिगार्डिंग बात हुई है, जो कि ऑस्ट्रियन सपोर्ट से 2008 में बनाया गया था। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिगार्डिंग बात। तो इंडिया ऑल्सो एग्जामिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर। तो जयगांव जो है, जयगांव के आसपास इंडिया भूटान बॉर्डर पे फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाए, इसके रिगार्डिंग भी इंडिया ने बात की है ना, उसकी भी पॉसिबिलिटीज को इंडिया देखेगा, चेक करेगा। एंड एक्सपेडाइटिंग द प्रपोज्ड खोखरझर गेलेपू रेल लिंक प्रोजेक्ट, और जो खोखरझर गेलेपू रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका जो प्रोजेक्ट है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसको भी थोड़ा फास्ट करने के रिगार्डिंग इंडिया ने बात की है। तो ये सभी चीज़ें आपको इंडिया भूटान के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। आप देखते हैं थोड़ा क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन दी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड पे नाउ। क्योंकि हुआ क्या है, 21 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जो है, जिनका नाम कि ली हिंग लुंग है, ठीक है, तो ली हिसेन लुंग जो है, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, विटनेस किया है लॉन्च ऑफ द क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द UPI ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर। तो पे नाउ सिंगापुर का है, UPI इंडिया का है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन दोनों का लिंकेज को विटनेस किया है नरेंद्र मोदी जी ने और सिंगापुरियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने। तो 21 फरवरी 2023 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था और लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है MAS, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है रवि मेनन, उनके द्वारा। तो लिंक जो है विल नाउ
individuals in India and Singapore to remit money to their bank accounts in real time at a competitive rate. तो इसकी वजह से अभी सब कुछ हो पाएगा, इस लिंकेज की वजह से ध्यान रखना है आपको. एंड सिंगापुर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री विद विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च. तो ये पहली कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज को लॉन्च किया गया है. सिंगापुर एकमात्र पहली कंट्री वो अभी तक है. फंड्स हेल्ड इन बैंक अकाउंट और ई वॉलेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम इंडिया यूजिंग जस्ट यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेज. तो इस तरह से हमारा यूपीआई जो है काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी, और काफ़ी सारे लिंकेज हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सिंगापुर के रिगार्डिंग, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है. एंड आगे देखते हैं, फोर्थ डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स हुआ है. चौथा डिफेंस कॉर्पोरेशन जो डायलॉग है इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि 19 मार्च 2023 को ये डायलॉग हुआ, और डायलॉग को को चेयर किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर आरामाने द्वारा. एंड मालवीदियन जो इनके काउंटर पार्ट रहे हैं डिफेंस फोर्सेज के, है ना, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स जो रहे हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स मेजर जनरल अब्दुल्ला शाहमाल. तो इनके बीच में ये बेसिकली हुआ है ना, और ये डायलॉग काइंड ऑफ. आगे देखते हैं, इंडिया और जो सीसेल्स है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग. तो सीसेल्स एंड इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना है. तो इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, IFCIOR. इसका ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में. तो साइन किया है एक MOU विद द रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर RCOC के साथ, जो कि सीसेल्स का है. तो हमारे IFCIOR ने सीसेल्स के RCOC के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. और MOU जो साइन हुआ है, कैप्टन रोहित बाजपाल जो कि डायरेक्टर है IFCIOR के, एंड कैप्टन सैम गॉन्टीर जो कि डायरेक्टर है RCOC के, इन लोगों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसका की पर्पज रहेगा प्रमोट करना कोलैबोरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स टुवर्ड्स एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट. ठीक है, तो आपको पता है सीसेल्स की लोकेशन कहाँ है, पता है आपको इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सीसेल्स कहाँ पे आता है, क्या ये मालदीव्स के पास में है, रीयूनियन आइलैंड जो है उससे सीसेल्स की दूरी कितनी है, ये सब कुछ भी आपको थोड़ा सा मैप में जाके ऑब्जर्व करना चाहिए. तो नाउ टू द डेट सेंटर हैज होस्टेड ILOs फ्रॉम 12 पार्टनर नेशंस. तो कुल मिला के जो हमने ILOs होस्ट किए हैं वो क्या हुए हैं, 12 देशों के साथ हुए हैं, और ये देशों का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, कौन कौन से देश है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सीलंका, सीसेल्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आगे देखते हैं, इंडिया US कमर्शियल डायलॉग अभी रिसेंटली हुआ है. तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 5 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द बायलैटरल कमर्शियल डायलॉग संपन्न की है अभी 10 मार्च 2023 को. तो हाइलाइट्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर डायलॉग की. तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल है, इनका नाम आपको पता ही है. और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, इनका नाम है गीना राइमोंडो को चेयर रीलॉन्च द कॉमर्शियल डायलॉग इन अकॉर्डेंस विद द US इंडिया जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट सितंबर 2021. तो आपको ध्यान रखना है कॉमर्शियल डायलॉग रिसेंटली हुआ है, एंड कॉमर्शियल डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन US इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने का एफर्ट्स के तौर पे है. ये ऑनगोइंग जो एफर्ट्स चल रहे हैं उसी में एक कदम और है ये. एंड डेवलप इंक्लूसिव एंड फेयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ये देख लिया हमने. अब देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रिया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो ये क्या है, इंडिया ऑस्ट्रिया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, MMPA इसको बोला गया है, ऑस्ट्रिया के साथ में. इट वाज ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं S जयशंकर, उनकी जो विजिट रही वियना की, ऑन द लाइन ऑफ द सिमिलर मोबिलिटी एग्रीमेंट विद फ्रांस, UK, जर्मनी एंड फिनलैंड वगैरह के साथ भी साइन हुए हैं, उसी की लाइन में ये काम हो रहे हैं. अबाउट द एग्रीमेंट की बात करें तो इट एम्स एट फैसिलिटेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स एंड द इकोनॉमिक रीजन्स एंड अबाइडिंग बाई इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द नेशंस ऑफ द बोथ पार्टीज इन अ सिमिलर सिचुएशन. इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट यदि हम देखने की बात करें तो द एग्रीमेंट विल रेगुलेट मल्टीपल एंट्री वीजाज फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड विल बी रिव्यूड रेगुलरली बाई ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप. आगे बताया गया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है फर्स्ट सच एग्रीमेंट रिच बाई ऑस्ट्रेलिया विद एनी कंट्री. ऑस्ट्रेलिया की ने पहली बार ऐसा एग्रीमेंट किया है बेसिकली, है ना. एंड कंट्री विल विद हुम दे हैव ए वीजा रिजीम एंड ओनली सेकंड विद नॉन OECD कंट्री. तो एकमात्र सेकंड नॉन OECD कंट्री के साथ उन्होंने किया है.
नहीं तो OECD कंट्री के साथ किया होगा, है ना। सिमिलर एग्रीमेंट्स हैव बीन ओनली द सेकंड विद ए नॉन OECD कंट्री, है ना। एंड सिमिलर एग्रीमेंट्स हैव बीन रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया ने किस के साथ कंक्लूड किए हैं उसके बारे में बात की है। इंडिया अज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ द वेस्टर्न एग्रीमेंट, तो वेस्टर्न एग्रीमेंट की चेयरमैनशिप को इंडिया ने अज्यूम किया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं, तो इंडिया अज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ वेस्टर्न एग्रीमेंट को 1 जनवरी 2023 को फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए इंडिया ने अज्यूम किया है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न एग्रीमेंट, ठीक है। देखेंगे इस एग्रीमेंट के बारे में भी। तो एट दी 26th एनुअल प्लेनरी ऑफ WA, तो एनुअल प्लेनरी जो हुई है WA की 26 नंबर की ये रही है, ठीक है, जो कि 30 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2022 तक चली। एम्बेसडर जो इसके हैं वो इयन ओ लेरी ऑफ आइलैंड हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप टू द एम्बेसडर, क्या नाम है उनका, जगदीप मजूमदार को ये दी है ना। फर्दर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेशन टू द UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन वियना, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वियना। आगे देखते हैं अबाउट द एग्रीमेंट, थोड़ा सा वेस्टर्न एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था वेस्टर्न एग्रीमेंट को 8 दिसंबर 2017 के अंदर, और 42वीं पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंडिया रहा था। 42वां पार्टिसिपेटिंग स्टेट इसके अंदर को ज्वाइन करने वाला इंडिया रहा था, पार्टिसिपेट करने वाला रहा था इंडिया। एंड वेस्टर्न एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आपको बता दूं मैं, वेस्टर्न एग्रीमेंट जो है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, which through regular information exchange among the members on transfer of the conventional arms and dual use goods and technologies के अंदर लगातार कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है एक्सचेंज की जाती है इनके रिगार्डिंग। seeks to promote the transparency and greater responsibility in such transfers and prevent destabilizing accumulations, है ना। तो ये सब का पर्पज है, ये जो वेस्टर्न एग्रीमेंट है उसका ये पर्पज है सारा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये 57 नंबर का पेज चल रहा है हमारा, है ना। अभी देखते हैं इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो आपको पता है इमैनुअल बॉन डिप्लोमेटिक एडवाइजर जो हैं G7 G20 जो शेरपा है टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक इमैनुअल मैक्रोन को ध्यान रखना है, ये क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक है। पेड ए विजिट टू इंडिया ऑन 5 जनवरी 2023 को 36वां सेशन जो इंडिया फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग का हुआ था, तब इन्होंने एक विजिट पे की थी। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द डायलॉग क्या रहे, तो इमैनुअल बॉन हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद दी काउंटरपार्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोवाल हैं, उनके साथ में उनकी काउंटरपार्ट से काफ़ी सारी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या हुई है बातें हुई हैं। एंड द एजेंडा कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन, मेजर इंटरनेशनल एंड रीजनल इशूज एंड इंक्लूडिंग द वार ऑफ यूक्रेन के साथ, जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के, उसके रिगार्डिंग भी बात हुई है। एंड ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, इन काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डायलॉग हुआ है, बात हुई है, ठीक है। अब देखते हैं बात हुई है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। अब देखते हैं इंडिया और इजिप्ट डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम इंटरनेशनल अफेयर्स देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली हमको डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया के किस तरीके के एग्रीमेंट, डायलॉग, बातचीतें वगैरह हुई हैं उसके बारे में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी सीरीज के अंदर चलते हुए अब इंडिया इजिप्ट डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिक्लेयर किया है इंडिया और इजिप्ट ने, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं। इंडिया और इजिप्ट एग्री किया है इन दोनों ने 25 जनवरी 2023 को टू एलिवेट देयर बायलैटरल टाइज, जो बायलैटरल टाइज है उनको एलिवेट करते हुए, उनको आगे ले जाते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए एग्री किया है दोनों कंट्रीज ने। इसमें कवरिंग की जाएगी पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश है। ये जो भी एस्पेक्ट है उन एस्पेक्ट्स को कवर करने की यहाँ पे कोशिश है। आप प्रेसिडेंट को देख लीजिए इजिप्ट के LCC is the first Egyptian president to have been invited as the chief guest at the Republic Day parade of जनवरी 26 की रिपब्लिक परेड के ऊपर पहले इजिप्टियन प्रेसिडेंट रहे हैं जिसको कि इनवाइट किया गया है ना, ये ध्यान रखना चीफ गेस्ट के तौर पे। इंडिया और इजिप्ट जो है एक्सचेंज किया इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ मैटर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया इज ऑलरेडी इजिप्ट 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ऑलरेडी इंडिया इजिप्ट का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम कैरोज सेंट्रल बैंक। आपको पता है इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कैरो है, कैरो का जो सेंट्रल बैंक है उसके डेटा के अकॉर्डिंग विद जॉइंट स्टेटमेंट इशूड टाउटिंग, क्या बता रही है जॉइंट स्टेटमेंट, ए रिकॉर्ड हाई ऑफ $7.26 बिलियन ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर। ये सारी बातें बताई गई हैं। द टू लीडर्स एग्रीड टू इंक्रीज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट विच करंटली हैड ओवर, जो कि अभी लगभग $3.15 बिलियन के आसपास है, उसको बूस्ट करने की, उसको बढ़ाने की बातें यहाँ पे हुई है। दोनों लीडर ने इसके ऊपर एग्री किया है कि भाई जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट के अंदर वो बढ़ेगा। इट इंक्लूड्स ए पोटेंशियल डेडिकेटेड लैंड एरिया फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज इन द स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन। इसमें और क्या इंक्लूडेड है, डेडिकेटेड लैंड एरिया फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन के अंदर। आगे देखते हैं सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क आया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट
किसके साथ में, मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी MMA के साथ में, अंडर द सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क। तो सार्क का जो करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क है उसमें मालदीव की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसके साथ RBI ने करेंसी स्वेप एग्रीमेंट साइन किया है। सार्क करेंसी स्वेप जो फैसिलिटी है वो 15 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशनल हुई थी। एंड दिस इज टू प्रोवाइड स्वेप सपोर्ट एज ए बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट्स फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये हो गया। एंड दिस एग्रीमेंट विल एनेबल द MMA टू मेक विड्रॉवल्स इन मल्टीपल ट्रेंचेज अप टू $200 मिलियन फ्रॉम द RBI। करेंसी स्वेप एग्रीमेंट क्या होते हैं थोड़ा देखना चाहें तो करेंसी स्वेप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज वेयर वन ऑफ देम एग्रीज टू प्रोवाइड ए लोन टू अनदर इन ए फॉरेन करेंसी। ध्यान रखना है, ये होता है करेंसी स्वेप एग्रीमेंट जिसमें कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को एग्री करती है क्या, लोन प्रोवाइड करने का फॉरेन करेंसी के अंदर। तो इंडिया साइंड ए करेंसी स्वेप एग्रीमेंट ऑफ $400 मिलियन विद श्रीलंका फॉर द ईयर 2019 टू 22 के लिए श्रीलंका के साथ में इंडिया ने करेंसी स्वेप एग्रीमेंट $400 मिलियन का साइन किया था। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये क्या है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द पीस कीपर ऑन दिसंबर 15, 2022। तो 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ने अनाउंस किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी यदि क्राइम होता है पीस कीपर्स के खिलाफ। तो की हाईलाइट्स क्या हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस एंड मोरक्को एंड नेपाल आर को चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड। तो ये को चेयर कर रहे हैं, ग्रुप को चेयर्स हैं ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड के। इट वाज लॉन्च ऑन ड्यूरिंग इंडिया करंट प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान ये लॉन्च किया गया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल विल ऑफ मेंबर स्टेट्स टू चैंपियन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2589। तो ये रेजोल्यूशन भी आपको याद रखना है 2589। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रिप्रेजेंट क्या करता है, पॉलिटिकल विल को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू चैंपियन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2589। ठीक है, आगे देखते हैं इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। ये क्या है, तो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 जो है पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। लोकसभा में जुलाई 22, 2022 को पास किया गया और राज्यसभा में 1 जुलाई 2022 को इसको पास कर दिया है और अब ये एक्ट बन चुका है। और एक्ट क्या इफेक्ट में लेके आता है, एक्ट बोलता है कि अंटार्कटिक ट्रीटी, कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन जो लिविंग रिसोर्सेज है एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो इसके रिगार्डिंग ये बात करता है। एंड की प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई टू एनी पर्सन, विसल और एयरक्राफ्ट दैट इज ए पार्ट ऑफ एन इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। तो सबके ऊपर ये लागू होता है। क्या क्या एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अंदर, इट एम्स एट इंश्योरिंग डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन अलॉन्ग विद गेटिंग रिड ऑफ माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी क्या है, तो इसको देख लेते हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी IAA को एक्चुअली में सेटअप करने का प्रपोजल भी इस एक्ट के अंदर इसको भी प्रपोज किया है इस एक्ट ने। IAA को क्या करना, कॉन्स्टिट्यूट करने के रिगार्डिंग भी इसमें प्रपोजल है एक्ट के अंदर। अब देखते हैं इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। तो ड्यूरिंग इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग IADD जो हुआ है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग विच हेल्ड ऑन दी साइडलाइन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात की साइडलाइन पे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हुआ था, है ना। और रक्षा मंत्री जो हमारे श्री राजनाथ जी हैं उन्होंने लॉन्च किया इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम भी इसी दौरान। ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ फेलोशिप की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA द नॉलेज पार्टनर फॉर IADD। तो ये नॉलेज पार्टनर रहेगा IADD के लिए एंड विल होस्ट द फेलोशिप प्रोग्राम, और ये फेलोशिप प्रोग्राम को होस्ट करेगा। द फेलोशिप विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अफ्रीकन स्कॉलर्स टू परस्यू रिसर्च ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग IADD जो हुआ है उसकी यदि हम बात कर ले तो 18 अक्टूबर 2022 को ये हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। और IADD की जो थीम थी वो थी अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं 14th इंडिया UAE जॉइंट कमीशन। तो रिसेंटली 14th इंडिया UAE जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है अबू धाबी UAE के अंदर और असेस किया गया है द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन मल्टीपल डोमेन्स ऑफ द कॉपरेशन। बताया गया है कि भाई ये 1 सितंबर 2022 को हुई है अबू धाबी के अंदर, UAE में अबू धाबी के अंदर हुई है। और 14th जो इंडिया UAE GCM है, GCM का मतलब है जॉइंट कमीशन मीटिंग जो भी है JCM जो को चेयर किया गया है एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE शेख अब्दुल्ला बिन
जायद अल नहान, ठीक है, तो ये आपको जायद अल नहान, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब की हाईलाइट्स देख लेते हैं। बोथ मिनिस्टर्स रिट्रेटेड कमिटमेंट टू अचीव द गोल ऑफ $100 बिलियन ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो बार बार इसके ऊपर जोर दिया है दोनों ही लीडर्स ने, एंड दोनों ही जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने। एंड दी MOU, किसके 2 MOU साइन हुए हैं। तो फर्स्ट MOU तो हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल फंड फॉर हाउपारा कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, तो इन दो के लिए एक्चुअली में MOU साइन हुए हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये MOU साइन हो गया। एंड इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल मीटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश की जो बायलैटरल मीट हुई है, तो इंडिया इज बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट जो ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का, इंडिया जो है, एंड इट्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन एशिया। इंडिया इज बांग्लादेश से सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड मार्केट पार्टनर है और एशिया के अंदर जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन एशिया है। इसके लिए बांग्लादेश के लिए डेस्पाइट कोविड-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस होने के बाद जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ा है अनप्रेसिडेंटेड ट्रेड से, और ऑलमोस्ट 44% का इसमें इंक्रीज होके, और जो ट्रेड है वो $18.13 बिलियन पहुंच चुका है 2021-22 के अंदर। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू कंट्रीज। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑन September 5, 2022 अराइव्ड इन इंडिया ऑन ए 4 डे, 4 दिन की विजिट के ऊपर ये आई थी, एक स्टेट विजिट थी उनकी सितंबर के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाईलाइट्स थोड़े और। तो दी टू साइड्स साइन 7 एग्रीमेंट्स कवरिंग, तो 7 एग्रीमेंट्स इंडिया बांग्लादेश ने साइन किया है, जिसमें कि कवर किया जा रहा है रेलवे को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, स्पेस की कॉपरेशन को, मीडिया को, वाटर शेयरिंग को। एंड दो टू लीडर्स जो हैं वो एग्री हुए हैं एक्सपेडाइट करने के लिए एफर्ट्स को टू इम्प्रूव बायलैटरल एंड सब रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को आपको देखना है, और कमेंट बॉक्स में हम लिख भी सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड, अनाउंस एंड अनवील्ड, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो अनवील किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं और इनॉग्रेट किए गए हैं। तो अनवीलिंग ऑफ यूनिट 1 ऑफ मैत्री पावर प्लांट, जो कि कितना है 2 पावर प्लांट से 660 मेगावाट के, तो 1320 का पूरा सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है रमपाल खुलना के अंदर। तो इसको एक्चुअली में अनवील किया गया है, इस पर्टिकुलर मैत्री पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है उसको। एंड इनॉग्रेशन ऑफ रूपसा ब्रिज, तो 5.13 किलोमीटर का रूपसा रेल ब्रिज है, जो कि की पार्ट है 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला पोर्ट का, है ना, पोर्ट साइन ट्रैक बोर्ड कॉज रेल प्रोजेक्ट का। तो इसमें ये जो है इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। एंड खुलना दर्शाना रेलवे लिंक जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो है अपग्रेडेशन हो रहा है ऑफ एग्जिस्टिंग डबलिंग ऑफ ब्रॉडगेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग करंट क्रॉस बॉर्डर लिंक वगैरह हो रहे हैं। एंड गेडे दर्शाना टू खुलना का ये पूरा काम चल रहा है। अब देखते हैं US इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर US इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर उभर कर आया है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किए हैं डेटा और बताया है कि US ने चाइना को सरपास कर दिया है, बिकमिंग इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22। इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की बात की जाए तो US ने सरपास किया है चाइना को बिकम होने के लिए, बनने के लिए, है ना। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। 2021-22 के अंदर UAE के साथ जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया इन 2021-22 UAE विथ $72.9 बिलियन, द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। चाइना वाज, तो UAE थर्ड नंबर पे था और चाइना जो था वो फर्स्ट नंबर पे था पहले, है ना। बिफोर चाइना द UAE वाज द कंट्री लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, पहले UAE हुआ करता था काइंड ऑफ, बट राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस। ओके, तो आप देख सकते हो कि US जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है ना। एंड चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, एंड देन UAE, देन सऊदी अरेबिया, देन 5वें नंबर पे इराक। ओके, अब देखते हैं इंडिया एंड कनाडा टू रीलॉन्च दिस सेपा। तो सेपा को इंडिया और कनाडा रीलॉन्च करने वाले हैं। तो क्या है सेपा? 2010 के अंदर कनाडा और इंडिया ने अनाउंस किया था नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस वाज हेल्ड इन अगस्त 2017 इन न्यू दिल्ली, एंड रिसेंटली इंडिया और कनाडा ने अनाउंस किया है रीलॉन्च करने को सेपा को। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या है? सो फार इंडिया ने साइन किए हैं 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो नेम ऑफ द एग्रीमेंट देख लेते हैं। तो एक तो इंडिया का श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का साफ्टा, तो इसके अंदर ये कंट्री आती है, ध्यान रखना। इंडिया का नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ ट्रेड हो रखा है, इंडिया भूटान का एग्रीमेंट हो रखा है कॉमर्स एंड ट्रांजिट के ऊपर, इंडिया थाईलैंड का FTA है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वगैरह भी चली है इसके अंदर, है ना। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि व्हाट इज अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। इंडिया सिंगापुर के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो नेम ऑफ द एग्रीमेंट्स बताए गए हैं। तो सोफा इंडिया 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रखे हैं विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया 13 के 13 एग्रीमेंट्स के बारे में। तो आगे बता रखा है कि भाई इंडिया एशियन सेसा, ये क्या है? तो इसमें क्या है,
कि भाई ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट वगैरह वगैरह इन सारी कंट्रीज के साथ है। इंडिया साउथ कोरिया के बीच में सेपा हो रखा है, इंडिया के जापान के बीच में सेपा है, इंडिया मलेशिया के बीच में सेका है या सीसा है, इंडिया मॉरिशस के बीच में CECPA है, इंडिया और UAE के बीच में CEPA है। स्टा का मतलब है कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अब तक। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं लाइक CEPA, CAC, ECTA, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा इनका मतलब अलग होता है, लेकिन काइंड ऑफ ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो फ्री ट्रेड के रिगार्डिंग ही हैं। एंड आगे देखते हैं, इन एडिशन इंडिया है साइन फॉलोइंग 6 लिमिटेड कवरेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्हें PTH बोलते हैं ना। तो जो 6 लिमिटेड कवरेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया के साइन हो सके हैं वो अपटा के अंदर दिया है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा ग्लोबल सिस्टम ऑफ, तो अपटा जो है इंडिया ने साइन कर रखा है, एक तरह से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन इंडिया ने कर रखा है। एक है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेज GSTP एंड सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा जो है ना काइंड ऑफ। एंड उसके अलावा साफ्टा अलग था एंड साफ्टा अलग था एंड साप्टा अलग है, ध्यान रखना आपको ना। इंडिया अफ्रीका इंडिया अफगानिस्तान PTA हो रखा है, इंडिया और मर्कोसुर जो है वो PTA हो रखा है, और इंडिया चिले के बीच में PTA हो रखा है। तो इस तरह से हमारे जो इंटरनेशनल हम देख रहे थे अफेयर्स वो काफ़ी हद तक ए पार्ट उसका कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम समिट्स देखेंगे, कॉन्फ्रेंसेज देखेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन को अब यहाँ पे देखेंगे। ओके, जस्ट मिनट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने है 3rd एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 3rd एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स जो मीटिंग हुई है ADGMIN मीटिंग विद इंडिया वाज हेल्ड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई है, और बोराके आइलैंड है अखलान फिलीपींस के अंदर, है ना। यहाँ पे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन बोराके आइलैंड अखलान फिलीपींस के अंदर 9-10 फरवरी 2023 को ये हुई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन MOSC श्री देवू सिंह चौहान, तो इन्होंने पार्ट लिया है। एंड मिस्टर इवान जॉन ई, है ना, जो है मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिलीपींस के, उन्होंने को चेयर किया है मीटिंग को। और जो थीम थी मीटिंग की वो थी सिनर्जी टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, सिनर्जी टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर इसकी थीम थी। और 3rd एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, इंडिया वाज हेल्ड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एंड काइंड ऑफ ये पूरी बात बताई गई है। एंड द मिनिस्टर्स मीटिंग अप्रूव इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अप्रूव किया गया है मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर। एंड द वर्क प्लान इंक्लूड द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग इन इमर्जिंग एरियाज इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड आगे बताया गया है टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन ऑफ IoT, AI एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट सिटी एंड सोसाइटी 5.0। तो इन सभी के अंदर सोसाइटी 5.0, इन सभी के अंदर बेसिकली नॉलेज शेयरिंग की और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई है। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन BBNJ क्या है? तो 4 मार्च 2003 को ग्लोबल नेगोशिएशन कंक्लूडेड ऑन लैंडमार्क ट्रीटी ऑफ हाई सीज टू प्रोटेक्ट द ओशियन, टैकल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड फाइट क्लाइमेट चेंज एंड प्रिवेंट द बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इसके रिगार्डिंग हुआ क्या है? न्यू इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग डेवलप्ड विद द फ्रेमवर्क ऑफ UN क्लोज। मेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि है गवर्निंग ह्यूमन एक्टिविटी जैसी का जो मेन एग्रीमेंट है वो UN क्लोज है। तो न्यू इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग डेवलप्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UN क्लोज। तो UN क्लोज के फ्रेमवर्क के अंदर कुछ नए जो है इंस्ट्रूमेंट वो डेवलप किए गए हैं। यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं? तो न्यू ट्रीटी विल अलाउ टू एस्टेब्लिश लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन दी हाई सीज। लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हाई सी के अंदर एस्टेब्लिश करने को अलाउ किया जाएगा नई ट्रीटी के अंदर, विच आर ऑल्सो नेसेसरी टू मीट द ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ, जो आपको ध्यान रखना है, ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का जो एग्रीमेंट है उसकी जो कमिटमेंट है वो उनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना जरूरी है। यहाँ पे concluded last December to protect the least 30% of ocean by 2030. So which are also necessary to meet the global commitment of the Kunming Montreal Global Biodiversity Agreement concluded last December to protect at least 30% of the ocean by 2030. For the first time, the treaty will also require assessing the impact of the economic activities on the high sea biodiversity. The High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) was launched at One Ocean Summit in Brest 11th February 2022। ये थोड़ा बहुत देख लेना है आपको, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो देख लेनी है। 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, तो ये क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया एंड UIC jointly organized the 18th edition of the UIC World Security Congress held in Jaipur, India 20 से 23 फरवरी 2023 में ये रही है। एंड जो थीम थी इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रेस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर, ये थीम रही है इसकी कुल मिला के ना। UIC के बारे में देख लेते हैं। UIC की फुल फॉर्म तो आप देख लीजिए पहले। तो
यूनियन इंटरनेशनल डेस चेमिन्स ना चेमिन्स, तो ये जो है यूनियन इंटरनेशनल डेस चेमिन्स जो है, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एस्टेब्लिश्ड, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे बोल सकते हो आप इसको। ये 1922 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है, तो ये पेरिस टर्म्स हो सकती हैं, फ्रेंच टर्म्स हो सकती हैं, काइंड ऑफ है ना। एंड इट इज द वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है रेलवे सेक्टर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो यूआईसी को ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए फेडरल फोर्स, तो ये आरपीएफ जो है फेडरल फोर्स के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है 1957 के अंदर। आरपीएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी पैसेंजर जोन्स। आरपीएफ पर्सोनल सर्व द नेशन एंड गो टू द एक्स्ट्रा माइल इन देयर लाइन ऑफ ड्यूटी, एम्बॉयडिंग है ना टैगलाइन सेवा ही संकल्प ए प्रॉमिस टू सर्व। तो इनकी जो टैगलाइन है ना काइंड ऑफ ए सेवा ही संकल्प ए प्रॉमिस टू सर्व है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स, तो ग्लोबल इंटेलिजेंस जो चीफ्स है उनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, तो इंडिया ने हेल्ड किया है सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स एंड द टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग भी बोला जाता है इसको, ऑन मार्च 1 2023 को, विच सा पार्टिसिपेशन ओवर 26 कंट्रीज, जिसमें कि 26 से ज़्यादा देश ने भाग लिया है। हाईलाइट्स की बात करते हैं, द फोकस ऑफ डिस्कशन वाज लार्जली ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी विच इनकम्पास द कंट्री टेररिज्म जो होता है, रेडिकलाइजेशन जो होता है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, लीगल आर्म्स स्मगलिंग वगैरह के रिगार्डिंग इनको काउंटर करने के लिए है ना चीज़ें करनी है, इसके रिगार्डिंग बात हुई है काफ़ी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया इस कॉन्फ्रेंस को विद विच इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ द मुनिच सिक्योरिटी, जो कि मॉडल्ड है ऑन द लाइन ऑफ द मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की लाइन पे मॉडल्ड है जो कि। एंड 59th एडिशन ऑफ विच टुक प्लेस फ्रॉम February 17 to 19 2023, जो हुआ कहाँ था, सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग जो था वहाँ पे है ना। द कॉन्फ्रेंस was held for the first time in April 2022. Also, the 8th edition of the रायसीना डायलॉग was held from the मार्च 2 से 2023 तक, 2 से 4 2023 में ना। अब देखते हैं फर्स्ट मूवर्स कोalition FMC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट मूवर्स कोalition FMC। तो फर्स्ट मूवर्स कोalition FMC लीडरशिप मीटिंग, इसकी बात करें तो रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मूवर्स कोalition लीडरशिप मीटिंग। तो फर्स्ट मूवर्स कोalition लीडरशिप मीटिंग के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम पे पहली बार पार्ट लिया है ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, विच डेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड्स नीड फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड कन्फ्रंट क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसकी लाइंस के ऊपर ये है फर्स्ट मूवर्स जो कोalition है। तो ये हुआ कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। और व्हाट इज फर्स्ट मूवर्स कोalition है क्या ये, तो फर्स्ट मूवर्स कोalition इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव है ये, जो कि फोकस करता है डीकार्बोनाइजिंग द 7 सेक्टर्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो जो 7 सेक्टर्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उनको डिकार्बोनाइज करने की जो फर्स्ट मूवर्स कोalition है वो बात करता है, ग्लोबल इनिशिएटिव है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक सेक्टर ये भी है 7 सेक्टर्स के अलावा, ठीक है, उसके ऊपर मतलब कुल मिला के ये वहाँ पे डिकार्बोनाइज करने की बात करता है चीज़ों को। डेट प्रोड्यूस्ड हार्ड टू अबेट CO2 इमिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू अबेट CO2 इमिशंस करते हैं। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो DPIIT की फुल फॉर्म आजकल है, अनुराग जैन है ना जो सेक्रेटरी हैं इसके। सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि है अनुराग जैन, उन्होंने हाईलाइट किया है इंडिया का रोल डीकार्बोनाइजिंग द डिजिटल इकोसिस्टम एट CII-EY के अंदर सेशंस के अंदर है ना, तो इंडिया के रोल को भी हाईलाइट किया है अनुराग जैन ने इन्होंने। एंड एट बिल्डिंग यूनिकॉर्न्स पैनल, सेक्रेटरी अंडरस्कोर्ड इंडियाज पुश फॉर स्टार्टअप 20S20 एजेंडा एट दी G20 प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं अबाउट द इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये 1971 में बना है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि और पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए बना है एक तरह से। एंड द फोरम इंगेज द फॉरमोस्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, कल्चर एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप द ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज को। इट इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड नॉट टाइड टू एनी स्पेशल इंटरेस्ट। अब बिजनेस जो B20 इंसेप्शन मीटिंग जो थी उसके बारे में बात करते हैं, जो कि G20 के अंतर्गत ही हुई है। तो B20 इंसेप्शन मीटिंग वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात एट द पार्ट ऑफ G20, तो गांधीनगर गुजरात में हुई है जो पार्ट ऑफ G20। एंड यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं एंड अश्वनी वैष्णव है, एंड चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल हैं जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। इंडिया शेरपा फॉर G20 अमिताभ कांत, जो इंडिया के शेरपा हैं G20 के लिए अमिताभ कांत। टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन एंड ए होस्ट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स अटेंड द इनॉग्रल मीटिंग। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो गांधीनगर गुजरात में हुई है, जनवरी 22 से 24 तक 2023 में चली है। B20 की जो थीम रही है, द थीम फॉर B20 इंडिया इज रिच
जो कि स्टैंड करता है किसके लिए, दैट दिस स्टैंड फॉर रेस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। तो जो थीम है वो रीच है B20 की, ध्यान रखना है। की हाईलाइट्स ऑफ द मीटिंग की यदि हम बात करें तो B20 इंडिया विल ऑपरेट थ्रू टास्क फोर्सेज एंड एक्शन काउंसिल इन स्ट्रीमलाइनिंग द B20 स्ट्रेटेजिक विजन एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू पॉलिसी डिलीवरेबल्स ऑन की टॉपिक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा। B20 के बारे में थोड़ी और बात करें फर्दर आगे बढ़ते हुए, तो B20 जो है द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम है विद ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। तो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ ये ऑफिशियल G20 का एक तरीके का डायलॉग फोरम है। ये 2010 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ एंड B20 अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप्स इन G20। मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप्स में से आता है B20 G20 के अंदर, विद कंपनीज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज पार्टिसिपेंट। ईच ईयर G20 प्रेसिडेंट अपॉइंट ए B20 चेयर, an eminent business leader from the G20 host country who is supported by a B20 Sherpa and B20 secretariat। फिर ध्यान रखना है आपको, पूरा आपने बता दिया है आपको पूरा B20 के बारे में। अब देखते हैं, इंडिया होस्टेड द एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है कुल मिला के देखते हैं। इंडिया होस्टेड द एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इंडिया होस्टेड द एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ए स्पेशल 2-day वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के पार्ट के तौर पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 13 जनवरी 2023 को, और जो समिट रही है उसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने 12 जनवरी 2023 को। एंड इंपॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ नेशंस जिन्होंने इसमें कोलैबोरेट किया है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चर एंड टेक्निकल इश्यूज इसमें देखे गए हैं। थीम ऑफ द समिट यदि देखी जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम रही है। इनॉग्रेट PM मोदी जी द्वारा किया गया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज जो 12 से 13 जनवरी 2023 को हुआ है। की हाईलाइट्स ऑफ द समिट देखे जाए तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स। अब ध्यान रखना आपको, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। उन्होंने एड्रेस किया है एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन को ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया का टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इंडिया टेक्स ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो जहाँ भी इंडिया जो है लीडरशिप को अज्यूम कर रहा है वो सब कुछ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो G20 हो चाहे भले ही वो अप्पू हो, है ना, APPU। तो देखते हैं, इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU फ्रॉम जनवरी 2023 फॉलोइंग द सक्सेसफुल इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग द 13th अप्पू कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक ड्यूरिंग द अगस्त-सितंबर 2022। Dr. Vinay Prakash Singh, erstwhile member, Personal Postal Service Board, will take over the charge of the Secretary General of the Union for a tenure of 4 years। ध्यान रखना है कि ये मीटिंग जो हुई है बेसिकली बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई है, जो भी काइंड ऑफ पोस्टल यूनियन वगैरह का जो ये हुआ है सब कुछ, है ना। और अगस्त-सितंबर 2022 में हुआ है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है न्यू सेक्रेटरी जनरल बन के आए हैं। ये हाईलाइट्स की बात करें तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन जो है एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज है एशिया पैसिफिक रीजन की, ध्यान रखना है। APPU इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इन द रीजन विच इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना। तो UPU जो है कि स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, UN की, उसका एक मात्र रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है ये। द गोल ऑफ APPU इज टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द पोस्टल रिलेशंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज एंड टू promote cooperation in the field of the postal services. This is the first time an Indian is leading an international organization the postal sector. पोस्टल सेक्टर के अंदर पहली बार कोई जो इंडियन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, तो उनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। आगे देखते हैं, इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर एट द 12th सेशन ऑफ FAO's इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ITWG। इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो है FAO's का, उसके 12th सेशन की वाइस चेयरिंग इंडिया को एक तरह से दी गई है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है, उसके लिए इंडिया को दी गई है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इन द रिसेंट कंक्लूडेड 12th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ITWG ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ANGR at Rome during 18 to 20 January 2023, India was elected as the vice chair and represent Asia Pacific region। की हाईलाइट्स की बात करें तो 12th सेशन इज इंटेंडेड टू होल्ड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज। तो एक तो रिव्यू करना है पूरा इम्प्लीमेंटेशन और पूरा प्लान जो रहेगा वो रिव्यू है ना, रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन। तो ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन को पूरा रिव्यू करना है इसके अंदर, ऐसी बातें हुई हैं। एंड रिव्यू द स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ द 3rd रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। अब आगे देखना है आपको, अर्लियर टू द ITWG सेशन द ग्लोबल नेशनल
कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप वाज हेल्ड एट एफओज हेडक्वार्टर, है ना, फ्रॉम 16 टू 17 जनवरी 2023। तो 62 पेज हमारे अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, और ये न्यूज़ है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। श्री असनवी जो वैष्णव हैं, उन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को इन्होंने लॉन्च किया है द पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के तौर पे, है ना। तो स्टे सेफ ऑनलाइन पता चल चुका है आपको कैंपेन है, जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, उसको श्री असनवी वैष्णव जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है। की हाईलाइट्स देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड रेलवेज श्री असनवी वैष्णव जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ये 2 कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, आपको ध्यान रखना है। द इवेंट वाज ग्रेस्ड बाई श्री अमिताभ कांत, G20 के जो शेरपा हैं, है ना, उनका नाम आपको याद रखना है। तो वो वहाँ पे थे अवेलेबल उस टाइम पे। एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्बेसीज एंड काइंड ऑफ सभी लोगों ने यहाँ पे पार्ट लिया है। मेटी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसको कि मेटी जिसकी की फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, ये नोडल मिनिस्ट्री रही है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री रहेगी काइंड ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। ओके, एंड आगे बताया गया है हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन न्यूमरस वर्किंग ग्रुप्स, तो ये जो ग्रुप है उन्होंने की काफ़ी जगह इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं NSE मीट विद दी सेंट्रल एशिया, NSE ने मीट किया है सेंट्रल एशिया के साथ, तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है वो 6 दिसंबर 2022 को हुई है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, NSE मीट विद सेंट्रल एशिया, तो ये सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हुई है, तो इन लोगों ने पार्ट लिया है। तुर्कमेनिस्तान वाज रिप्रेजेंटेड बाई एम्बेसडर, उनके एम्बेसडर के द्वारा तुर्कमेनिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है काइंड ऑफ, आपको ध्यान रखना है। वैसे तटस्थ रहता है तुर्कमेनिस्तान, काफ़ी न्यूट्रल रहता है ना, इस वजह से तुर्कमेनिस्तान के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है उनके एम्बेसडर के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं और सेक्रेटरीज ऑफ सेंट्रल एशिया एग्री करते हैं ये लोग, ग्रेटर कनेक्टिविटी मस्ट बी गिवन हाई प्रायोरिटी, ग्रेटर कनेक्टिविटी को हाई प्रायोरिटी देनी है, तो इंक्रीज इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लिंक्स को बढ़ाना है। एंड आपको पता है एक INCTC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो इंडिया ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है काफ़ी ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबार के अंदर और INSTC के अंदर, टू एड्रेस दी कनेक्टिविटी इशू, कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। और एक आपको पता है कौन सा, अस्काबाद एग्रीमेंट है, अस्काबाद एग्रीमेंट है जो कि फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अमंग मेंबर्स। तो अस्काबाद एग्रीमेंट के बारे में आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि क्या फैसिलिटेट करता है ये, मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स अमंग द मेंबर्स, वाज आल्सो साइंड बाय न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो होस्टेड फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट, 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया NSE मीट coincide with the 13th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, एशियन जो कंट्रीज के बीच में 13th एक तरह से आप बोल सकते हो कि एनिवर्सरी रही थी। तो एक कोइंसिडेंस है एक तरीके से कि दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे रखी गई है काइंड ऑफ, या उसी टाइम पे रखी गई है ये मीटिंग भी और ये मीट भी एक तरह से ना। अब देखते हैं फिफ्थ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। तो जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव आप जानते हो, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन है, बिम्स्टेक, ये मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक। और आप कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी बता सकते हो। इसको एस्टेब्लिश जो किया गया था उसके पीछे का जो एम था वो सिंपल सा था कि भाई एक्सेलरेट करना है शेयर्ड ग्रोथ को एंड कॉपरेशन करना है लिटोरल जो कंट्रीज हैं एंड एडजेसेंट जो कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल के, उनके बीच में कुल मिला के ग्रोथ को और कॉपरेशन को बढ़ाना है, उनके शेयर्ड ग्रोथ हो और कॉपरेशन हो, इसको इंश्योर करना है। तो 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक ग्रुपिंग जो है उनकी 5वीं समिट होती है वर्चुअली, जो कि श्रीलंका के द्वारा होस्ट की गई थी, ध्यान रखना है। तो श्रीलंका ने होस्ट किया था ना। हाईलाइट्स यदि इस समिट के हम देखें तो टूवर्ड्स रिजिलेंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमिक एंड हेल्थी पीपल, ये इसकी थीम रही है। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा और जाने तो 7 कंट्री इसके अंदर होती है, जिसमें कि 5 तो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका हैं, और 2 जो कंट्री हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जो कि म्यांमार और थाईलैंड है। ये जो बना था ग्रुप, ये 6 जून 1997 को बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू।
ठीक है। एंड 21.7% ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये शेयर करता है, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो वर्ल्ड की है, ठीक है, इट होल्ड्स, इतनी तो पॉपुलेशन रख रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ $2.7 ट्रिलियन को ये रख रहा है, यूएसडी काइंड ऑफ, है ना, इतना बताया जा रहा है विद ए कंबाइंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैसे ये ज़्यादा होनी चाहिए काइंड ऑफ, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022। तो फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 के बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्या डीएसटी के, एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एशिया इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल AISF। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी कौन है डीएसटी के, डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। तो इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा और देख लेते हैं फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल के बारे में। तो ये हुआ है 27 से 30 अक्टूबर 2022 को बोगोर इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी पढ़ा था, आपको पता है। होस्ट इसको किया गया है एशियन कमिटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जो कॉस्टी जिनका की शॉर्ट फॉर्म है, उनके द्वारा। और इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो डीएसटी है, ब्रिन है, ठीक है, ब्रिन क्या है, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन जो एजेंसी है ऑफ इंडोनेशिया, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IISc कानपुर वगैरह, इन सब ने काफ़ी, मतलब इन सब लोगों का काफ़ी इसमें कंबाइंड से एफर्ट्स रहे हैं। अब की हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये, जो कि एम करता है स्ट्रेंथन करना है कॉपरेशन को, कोलेब्रेशन को साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर। और साथ ही साथ में इट इज़ बिटवीन द एशियन मेंबर स्टेट्स एंड इंडिया आज हाईलाइटेड इन द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एशियन इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। आगे देखते हैं थोड़ा G20 समिट जो है, G20 समिट 2022 के बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो 17th एनुअल समिट ऑफ G20 रिसेंटली इंडोनेशिया बाली के अंदर हुई है, जो कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी के अंदर संपन्न हुई। और इसके अंदर जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर। अब नाउ इंडिया को अब G20 जो है 18th समिट, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल चुकी है ना, जो कि इंडिया में 2023 में रहने वाली है। बाली लीडर्स डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। बाली लीडर्स डिक्लेरेशन में किस बारे में बात की गई है। तो कंडम किया गया है, एक तो पहले तो कंडमिंग की गई है रशियन एग्रेशन की। तो अभी यूक्रेन रशियन जो वॉर चल रहा है, रशिया का जो एग्रेशन रहा है, रशिया जिस तरह से एग्रेस करते हुए यूक्रेन के ऊपर से वॉर फाइट कर रहा है, तो उसको कंडम किया गया है यहाँ पे, और उसको काफ़ी हद तक उसकी निंदा की गई है ना। एंड ए ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन बाई लीडर्स ऑफ G20 कंट्रीज सेड मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडम दी वॉर इन यूक्रेन। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने क्या बोला है, तो G20 लीडर्स ने प्लेज ली है टू टेक एक्शन टू प्रमोट फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को। और इंडिया गॉड प्रेसिडेंसी, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल गई है, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 19th एशियन इंडिया समिट, 19वीं एशिया इंडिया समिट के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो एशियान का तो आपको एशियन इंडिया, एशियन नहीं एशियान बोलिए इसको, सॉरी यदि मैं एशियन प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इसका, तो इसको आप एशियान बोलिए। तो एशियान जो है, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, पहले भी मैंने यदि इसको एशियन बोला हो तो आप उसको एशियान करेक्ट कर लेना। तो एशियान जो है 19th एशियन इंडिया समिट जो है, उसके बारे में देखते हैं, जहाँ भी ये वर्ड एशियान आया है, इसका राइट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको एशियान ही करना है, ठीक है। आगे भी पहले भी आया है, और मे बी पॉसिबल बाई मिस्टेक मैंने एशियन वहाँ पे बोल दिया होगा, तो ये एशियान है, ओके। तो एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, तो एशियन तो ये होता है, दिस इज एशियान काइंड ऑफ, है ना। जस्ट ए मिनट, गिव मी ए, ओके। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, तो रिसेंटली हुआ क्या है, 19वीं एशियन इंडिया समिट हुई है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एशियान बोला जाता है, एंड इंडिया ने मिलके 19th समिट को किया है टू कमेमोरेट द 13th एनिवर्सरी ऑफ एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन के लिए, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, अभी आपको नाम भी याद रखना है इनका, जगदीप धनखड़ जी जो हैं, उन्होंने नेतृत्व किया है इंडिया के डेलीगेशन का 19th एशियन इंडिया समिट के अंदर, जो कि 12 नवंबर 2022 को कहाँ पे हुई है, इस जगह का भी आपको नाम रखना है, फेनोम पेन कंबोडिया के अंदर ये हुई है। इंडिया एशियन रिलेशनशिप इज नाउ एलिवेटेड, CSP के ऊपर एलिवेट कर चुके हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की लेवल पे जा चुके हैं। एंड जॉइंट स्टेटमेंट प्रपोज एक्सपेडिटिंग द रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को, इसमें फ्रेंडली सिंपल और ट्रेड फैसिलिटेशन वगैरह पे बात पे गौर किया गया है। एशियन एंड इंडिया साइन द एग्रीमेंट एट, कब किया था, 7th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीट इन बैंकॉक 2009 के अंदर ये एग्रीमेंट किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, है ना, तो एशियन इंडिया स्टार्टअप जो फेस्टिवल है, तो ये जो 27 अक्टूबर 2022 को बगोर इंडोनेशिया में हुआ है, जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, आपको पता ही है। तो वो एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल था। अब देखते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GPAI। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। फ्रांस
आउटगोइंग काउंसिल चेयर हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी टू इंडिया, तो जीपीएआई की प्रेसिडेंसी इंडिया को दी गई है थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल जीपीएआई समिट के अंदर, विच वाज हेल्ड इन टोक्यो नवंबर 2022 के अंदर हुई है। इंडिया ने अज्यूम कर लिया प्रेसिडेंसी को। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड ऑन थर्ड एडिशन बाई श्री राजीव चंद्रशेखर, तो थर्ड एडिशन के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राजीव चंद्रशेखर ने, ध्यान रखना है आपको ना। देख लेते हैं जीपीएआई के बारे में, तो थोड़ा अच्छे से इसको गौर से देखिए। जीपीआई जो है वो कॉन्ग्रीगेशन है 25 कंट्रीज़ का, ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर की ये सारी कंट्रीज है जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो इंडिया जो है, इंडिया इन 2020 ज्वाइन द ग्रुप इज ए फाउंडिंग मेंबर, तो 2020 में एज ए फाउंडिंग मेंबर इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, जीपीएआई को, ध्यान रखना है आपको ना। अच्छे से आगे देखते हैं, जीपीआई की बात हो गई, अब देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 आईपीआरडी 2022। तो जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है आईपीआरडी एक अपेक्स लेवल का ग्लोबल डायलॉग है मैरीटाइम स्ट्रेटजी के ऊपर, जो इंडियन नेवी एनुअली करती है। तो इसकी थीम इस बार क्या रही है, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। तो एम ऑफ आईपीआरडी एक सिंपल सा है कि डील विद द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है उनके साथ डील करना, ये बेसिकली एम होता है आईपीआरडी का। की हाईलाइट्स ऑफ आईपीआरडी 2022 को यदि हम देखें तो इसमें बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन एनएमएफ के द्वारा कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट आईपीआरडी 2018 के अंदर हुआ था। फोर्थ एडिशन ऑफ द डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक फोर्थ डायलॉग हुआ है। अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन की यदि हम बात करें तो इंडो पैसिफिक जो रीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा है ना। और 4 कंटिनेंट से इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। अब देखते हैं 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 EEF, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वैसे एस्टेब्लिश किया गया था ऑन डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, जो कि व्लादिमीर पुतिन है। 2015 के अंदर इसको इस तरह से स्टार्ट किया गया था। फार ईस्ट रीजन जो है रशिया का, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए इन एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब देखते हैं रिसेंटली द फोरम टुक प्लेस, मीट इसकी मीट अभी रिसेंटली हुई, तो 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीट थी 2022 के अंदर, ये हो गई है। ये मीट 5 से 8 सितंबर 2022 को हुई है और ये व्लादिवोस्टोक ऑन द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस रशिया के अंदर ये मीट हुई है। और इसकी जो थीम रही है वो रही है द पाथ टू ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव जो इसका रहा है वो रहा है द फोरम एम टू प्रमोट द एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट इकोनॉमी एंड ब्रॉडन इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब देखते हैं आगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF। तो 9 सितंबर 2022 को यूनियन मिनिस्टर जो है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल जो पीयूष गोयल है, उन्होंने अटेंड की है इन पर्सन, है ना, इस मीटिंग को, मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की। ये कहाँ पे, लॉस एंजलिस के अंदर हुई है ये, है ना। IPEF के बारे में बात करें तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया गया था जॉइंटली US एंड अदर पार्टनर्स कंट्रीज के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के लिए 23 मई 2022 को टोक्यो जापान के अंदर। 14 मेंबर है IPEF के अंदर, आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और US इसके अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, USA लीडर्स वर्चुअल समिट, इसके बारे में देखें यदि तो I2U2 को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि इंडिया, इजराइल, UAE, USA। तो I2 मतलब इंडिया, इजराइल और U2 मतलब UAE और USA। ये जो ग्रुपिंग है वो कंसेप्चुलाइज की गई है ड्यूरिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द 4 कंट्रीज हेल्ड ऑन 18 अक्टूबर 2021। तो ये जो ग्रुपिंग है एक तरह से कंसेप्चुलाइज की गई जब 4 जो देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स थे जो आपस में मीट कर रहे थे। द लीडर्स ऑफ ए न्यू क्वाड्रिलेटरल फोरम मीट वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम। अब I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट के बारे में बात करें तो 14 जुलाई 2022 को ये वर्चुअल समिट जो हुई है वो की गई है। और I2U2 को आपको पता ही है कौन कौन है। और I2U2 सीक्स टू एम्पावर द पार्टनर्स एंड एनकरेज देम टू कोलैबोरेट मोर क्लोजली रिजल्टिंग इन ए मोर स्टेबल रीजन। अब देखते हैं थोड़ा अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो इजराइल और UAE नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट इज ऑफिशियली कॉल्ड द अब्राहम अकॉर्ड्स। तो जो पीस एग्रीमेंट है इजराइल और UAE के बीच में, जो कि नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है एक तरीके का, तो ये जो है वो एक्चुअली में अब्राहम जो अकॉर्ड है ना, वो जाना जाता है, इसको अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है वैसे, है ना। ध्यान रखना आपको, ऑफिशियली इज ऑफिशियली कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड। इट वाज इनिशियली, है ना, इट वाज इनिशियली एग्रीड टू इन ए जॉइंट स्टेटमेंट बाई यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड UAE ऑन 13 अगस्त 2020 को। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ था 13 अगस्त 2020 को हुआ था, जिसको में मीडिएटर एक तरह से USA था।
एंड यूएई थस बिकम द थर्ड अरब कंट्री। तो यूएई तीसरे नंबर की अरब कंट्री हो गई है। इजिप्ट ने 1979 के अंदर और जॉर्डन ने 1994 के अंदर एग्रीमेंट किया था फॉर्मली नॉर्मलाइज करने का रिलेशंस को इजराइल के साथ में। और अब जो है यूएई वो थर्ड कंट्री है ना, एज वेल एज फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री टू डू सो। और ये फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री है जिसने कि ऐसा किया है। काइंड ऑफ आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। पेमेंट अब हम देखते हैं G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो G7 पार्टनरशिप जो हुई है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो 27 जून 2022 को G7 की जो कंट्रीज हैं वो मिलती हैं, जो उनकी समिट होती है लीडर्स की जर्मनी के अंदर वहाँ पे, और ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है उनके द्वारा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको PGII शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ और देखते हैं। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। द प्रोजेक्ट इज बीइंग सीन एज द ब्लॉक काउंटर टू चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो जो ग्रुप के 7 लीडर्स हैं उन्होंने प्लेज ली है कि वो रेज करेंगे $600 बिलियन इन प्राइवेट एंड पब्लिक फंड्स के थ्रू ओवर 5 years टू फाइनेंस नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। अबाउट द प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है वाज फर्स्ट अनाउंस इन जून 2021 ड्यूरिंग G7 समिट इन यूके। जब हुई थी तो पहली बार इसके बारे में अनाउंसमेंट हुई थी। बैक देन उस टाइम पे यूएस जो प्रेसिडेंट थे, जो बाइडन थे, उन्होंने बोला हैड कॉल्ड इट, इसको क्या नाम दिया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W फ्रेमवर्क इसको नाम दिया था। अब देखते हैं 14th ब्रिक्स की जो समिट हुई है ना उसके बारे में। तो 14th ब्रिक्स की समिट अभी टुक प्लेस हुई है 23 और 24 जून 2022 को। जो कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना, चाइना की चेयरमैनशिप में ये कॉन्फ्रेंस है वो कन्वीन की गई है। और ये थर्ड होस्टिंग ऑफ चाइना थी। फर्स्ट वाज इन 2011 और जो सेकंड थी 2017 में थी, और 2022 में थर्ड बार होस्ट किया है चाइना ने ब्रिक्स को। थीम जो थी इसकी वो थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा एंड फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पूरा इसकी थीम रही है। नोट करते हैं इसमें, नोट क्या है इसमें। इंडिया होस्टेड द 13th ब्रिक्स समिट ऑन 9 सितंबर 2021। 13th नंबर की इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर हुई थी। इंडिया ने होस्ट की थी 13th ब्रिक्स की समिट को 9 सितंबर 2021 को, ध्यान रखना है। और इंडिया ने साथ ही साथ में 2012 और 16 में भी होस्ट किया है। तो इंडिया अब तक 3 बार होस्ट कर चुका है। अडॉप्टिंग बीजिंग डिक्लेरेशन, तो ये क्या है बीजिंग डिक्लेरेशन? तो ये डिक्लेरेशन किस चीज़ के ऊपर बेस है? मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। ओके, तो ये थी बेसिकली जो आपका डिक्लेरेशन थी ना, ये ब्रिक्स जो बीजिंग डिक्लेरेशन थी। अब क्वेड समिट के बारे में देखते हैं, जो 2022 के अंदर हुई है। तो एस्टेब्लिश इन द वेक ऑफ द 2004 इंडिया ओशियन जो सुनामी आई थी, इंडियन ओशियन सुनामी, उसके वेक में बनाया गया था एक तरह से क्वेड को। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। द क्वेड हैज सिंस बिकम ए लीडिंग रीजनल पार्टनरशिप डेडिकेटेड टू एडवांसिंग ए कॉमन विजन फॉर फ्री, इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉमन विजन क्या है क्वेड का? फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक थ्रू प्रैक्टिकल कॉपरेशन ऑन डाइवर्स 21 सेंचुरीज चैलेंजेस। तो इसकी जो समिट अभी रिसेंटली हुई है वो टोक्यो जापान के अंदर हुई है, 24 मई 2022 को हुई है। पार्टिसिपेंट इसमें जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। तो 3 प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। और टू रिन्यू क्वेड्स स्टीडफास्ट कमिटमेंट टू ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था। और ये समिट जो थी 4th समिट थी क्वेड की। हाईलाइट्स यदि हम देखना चाहें क्वेड की समिट के, तो क्वेड मेंबर्स ने डिस्कस किया है क्वेड्स रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सेज टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड ऑन गोइंग जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। एंड साथ ही साथ में क्वेड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लॉन्च किया है क्वेड क्लाइमेट चैलेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज को, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेज, इन चीज़ के इसके बारे में बात करते हैं अब। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2023 की, फिनलैंड ने टॉप किया है इस रिपोर्ट को, जो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है, और 6ठी बार लगातार इन्हें फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बना है। ठीक है, और इंडिया की जो रैंक है 126 है आउट ऑफ 137 कंट्रीज। हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2023 उसकी यदि हम बात करें तो ये 20 मार्च 2023 को रिलीज हुई है। रिलीज इसको कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यूनाइटेड नेशंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है,
जिसे UNSDSN बोलते हैं, ये इसको एक्चुअली में रिलीज करता है। 126 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 137 कंट्रीज, और 2022 के अंदर जो इंडिया की रैंक थी वो 136 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज। अफगानिस्तान जो है बॉटम रैंक के ऊपर है, सबसे नीचे है, और 137वीं पोजीशन पे अफगानिस्तान है, ध्यान रखना है आपको। तो इंडिया की दोनों बार जो रैंक पहले इंडिया की थी 136 आउट ऑफ 146, इस बार है 126 आउट ऑफ 137। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में हम देखना चाहें तो ये क्या क्या देखता है, तो डेटा जो देखे जाते हैं 6 वेरिएबल्स को इसमें देखा जाता है। जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, सोशल सपोर्ट देखा जाता है, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, फ्रीडम देखी जाती है, जनरोसिटी देखी जाती है, एंड करप्शन देखा जाता है। तो ये 6 जो वेरिएबल्स हैं उनको देखा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो निकालते टाइम या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालते टाइम। 2 अप्रैल 2012 को चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर जिग्मी वाई थिनले एंड जेफरे डी सट्स, इनकी एक तरह से चेयरमैनशिप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड की जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज की गई थी, प्रेजेंट की गई थी। एंड जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन इट्स रेजोल्यूशन 60/281 ऑफ 12 जुलाई 2012 प्रोक्लेम्ड 20 मार्च द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रोक्लेम किया गया है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रिगार्डिंग 2023 के, वो आपको ध्यान रखना है। टॉप सबसे ज़्यादा जिसने किया है वो है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड जो है, ये कंट्रीज हैं, और इनकी जो एवरेज लाइफ वैल्यू वगैरह यहाँ पे दी गई है। बॉटम 3 कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान, लेबनान एंड सियरा लियोन है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इंडिया जो है लोअर हैप्पीनेस स्कोर है बिहाइंड, चाइना की 64 रैंक है, नेपाल की 78 है, पाकिस्तान की 108 है, बांग्लादेश की 118 है, श्रीलंका की 112 है, तो इंडिया सबसे पीछे चला गया है इसमें। वाइल यूक्रेन रैंकिंग इम्प्रूव फ्रॉम 98 to 92 दिस ईयर डेस्पाइट द रशियन इन्वेजन, इट्स ओवरऑल स्कोर जो है वो कम हुआ है, ध्यान रखना है ना आपको। आगे देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखते हैं, CPI 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अब हम। ओके, तो देखिए रिसेंटली जो है करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया है, जो कि शो करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कंटिन्यू टू फेल टू फाइट करप्शन। तो जो ज़्यादातर वर्ल्ड है वो फाइट करने में करप्शन से फेल हो रहा है। 95% ऑफ द कंट्रीज हैव मेड लिटिल टू नो प्रोग्रेस सिंस 2017। 95% कंट्रीज ने लिटिल या फिर कोई प्रोग्रेस नहीं की है 2017 से लेके अब तक करप्शन को कर्ब करने के अंदर। ओके, तो इस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो रिलीज़ किया गया है 31 जनवरी 2023 को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी के अंदर है, और CPI जो रैंक्स है 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में से रैंक निकलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया गया कि हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट देखें तो CPI ग्लोबल एवरेज जो रहा है वो रिमेन रहा है 43 फॉर द 11th ईयर इन ए रॉ, एंड मोर देन 2/3 ऑफ द कंट्रीज हैव ए सीरियस प्रॉब्लम विद करप्शन स्कोरिंग बिलो 50। और टॉप जो परफॉर्मेंस है वो डेनमार्क की है, जिसमें कि 90 के साथ टॉप किया है डेनमार्क ने इस इंडेक्स के अंदर। फिर फिनलैंड आता है दिस इंडेक्स दिस ईयर विद फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड फॉलोइंग। तो फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है फॉलो कर रहे हैं। फिनलैंड का 87 स्कोर है, न्यूजीलैंड का 87 है, और फिनलैंड का भी 87 है। इंडिया का स्कोर जो है गोयना के बराबर 4040 है, ध्यान रखना है आपको। बॉटम जो परफॉर्मेंस है वो सोमालिया की है, साउथ सूडान की है और सीरिया की है। और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो हुआ है वो लग्जमबर्ग के अंदर हुआ है, कनाडा के अंदर हुआ है, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है। इंडिया की पोजीशन की बात की जाए तो नोटेबली देयर वाज नो चेंज इन इंडियाज स्कोर एंड इट रिमेन्ड एट 85th पोजीशन। हाउएवर द रिपोर्ट रेज्ड द कंसर्न ओवर द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस। अर्लियर इन 2021 इंडियाज रैंक इम्प्रूव्ड बाय 1 place 85 from 86 in 2020 according to the index except for Bhutan all the India neighbor are ranked below it। ठीक है, भूटान के अलावा सभी इंडिया से पीछे हैं इस रैंक के अंदर, ऑल द नेबर्स भूटान को छोड़ के, है ना। आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये NGO है एक तरीके का इंटरनेशनल, फाउंडेड किया गया है ये 1993 में बर्लिन जर्मनी के अंदर। नॉन प्रॉफिट पर्पज इज टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन विथ सिविल सोसाइटीज एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज अराइजिंग फ्रॉम करप्शन। अब देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 को देखते हैं। तो रिसेंटली 10th एडिशन जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2023 का रिलीज किया गया है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ की ग्लोबल ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन टेररिज्म ओवर द डिकेड। तो रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 14 मार्च 2023 को रिपोर्ट आई है। रिलीज इसको कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, एक ग्लोबल थिंक टैंक हेडक्वार्टर जिसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाई टेररिज्म की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है।
की फाइंडिंग्स जो है इसकी वो देखें तो 2022 के अंदर जो मौतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से उनमें 9% की कमी देखने को मिली है, फेल बाई 9%, और 6701 डेथ इसकी वजह से हुई है। एंड बताया गया है नाउ 38% लोअर देन दैट इट्स पीक इन 2015। Afghanistan remains the country most impacted by the terrorism for the fourth consecutive year despite a decline in death numbers. Outside Africa, terrorism death rose 4% in the rest of the world. Islamic State (IS) and its affiliates remained the world's deadliest terrorist groups in 2022. And the Sahel is the most impacted region. Sahel जो region है अफ्रीका के अंदर, that is the most impacted region and representing 43% of the global terrorism deaths, 7% more than the year prior. यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज रैंक 13th ऑन दिस इंडेक्स मार्किंग ए मार्जिनल डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा बताया गया है, 13th रैंक है इंडिया की। ओके तो ये सब आपको देख लेना है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स SPI 2023 है, इसको देखते हैं। तो जो सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023 है प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ वरीज एंड एक्सपीरियंसेज ऑफ रिस्क अक्रॉस 121 कंट्रीज, ऑफर करता है वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सिटीजन्स परसेप्शन ऑफ सेफ्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो अब देखते हैं, रिलीज़ किया गया है 22 फरवरी 2023 को, और इसको रिलीज़ किया जाता है कोलैबोरेशन बिटवीन दी लियोट्स है ना रजिस्टर फाउंडेशन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP, दोनों मिलकर करते हैं एक तरह से। एंड सेकंड जो एडिशन रहा इसका, उनकी हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट यदि देखा जाए तो जो कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड रही है इन द SPI वो माली है, जो कंट्री सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड हुई है, विच हैज़ एक्सपीरियंस टू रिसेंट कूप्स एंड हैज़ बीन रैक्ड बाई मल्टीपल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। In 2021, SPI improved globally across two domains: food and water violent crime, एंड डिटोरिएशन जो हुआ वो 2 एरिया में हुआ है, सीवियर वेदर एंड मेंटल हेल्थ। तो आप देख लीजिए लिस्ट रिस्क इंपैक्टेड कंट्रीज इन 2023 की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान है, UAE हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, नॉर्वे हो गया और एस्टोनिया हो गया। वहीं पे मोस्ट रिस्क इंपैक्टेड कंट्रीज की बात की जाए तो इसमें माली आ जाएगा, सायरे लियोन हो जाएगा, गिनिया हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मोजाम्बिक हो जाएगा। उज्बेकिस्तान जो है उसने रिकॉर्डेड द बेस्ट ओवरऑल स्कोर वाइल माली रिकॉर्डेड द वर्स्ट ओवरऑल स्कोर। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज आर मोस्ट रिस्क इंपैक्टेड इन द वर्ल्ड। इंडिया इज पोजिशन एट 97 विद द स्कोर ऑफ 0.320। द रैंक्स ऑफ द नेबर कंट्रीज ऑफ द इंडिया, तो इसमें चाइना की रैंक 9 है और पाकिस्तान की रैंक 29 है। आगे देखते हैं सिप्री। तो सिप्री जो है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 रिपोर्ट। तो सिप्री की जो रिपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आर्म्स के रिगार्डिंग। तो इंडिया वाज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2018 से 2022 तक, अकाउंटिंग फॉर 11% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेश डाटा रिलीज बाय द स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, उसने ये रिपोर्ट निकाली है। अभी हाइलाइट्स की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ द मेजर आर्म्स इन 2018 to 22 1% लोअर देन इन 2013 to 17 एंड 1.8% हायर देन 2008 to 12। जो 5 लार्जेस्ट आर्म्स, जस्ट ए मिनट, तो हम देख रहे थे कि 5 जो लार्जेस्ट आर्म्स के एक्सपोर्टर हैं 2018 से 22 में, उसमें USA आता है, रशिया आता है, फ्रांस आता है और चाइना आता है, और साथ ही साथ में जर्मनी आता है। टुगेदर दे सप्लाइड 76% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्स एक्सपोर्ट इन 2018 to 22। US आर्म्स एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल टोटल इन 2018 to 22 एंड वर 14%, एक तो 40% है पूरा तो, एंड 14% हायर देन 2013 to 17। 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर की यदि बात की जाए तो इंडिया, सऊदी अरबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इंडिया क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको ना। इंडिया की यदि बात की जाए तो 11% जो शेयर है उसका टोटल जो ग्लोबल आर्म्स का इंपोर्ट है उसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रशिया वाज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द आर्म्स टू इंडिया इन बोथ, ये दोनों ही जो सेक्शंस हैं, दोनों ही सेक्शंस के अंदर रशिया लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का इंडिया को, ध्यान रखना है आपको, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, एंड जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स होता है IP इंडेक्स 2023, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की रैंक 42 है अमंग द 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन 11th इंटरनेशनल IP इंडेक्स रिलीज जो किया गया है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको रिलीज करता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इंटरनेशनल IP इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क्स द IP फ्रेमवर्क इन 55 ग्लोबल इकोनॉमीज अक्रॉस द 50 यूनिक इंडिकेटर्स। तो 50 यूनिक इंडिकेटर्स इसमें देखे जाते हैं। फरवरी 2023 के अंदर इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। कि फाइंडिंग्स क्या आई है कि मोरक्को, थाईलैंड और वियतनाम ने हैड द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन देयर ओवरऑल स्कोर, काफ़ी इनका इंप्रूव किया है स्कोर। एशिया हैड द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द रीजनल एवरेज स्कोर, रशिया का स्कोर ड्रॉप हुआ है 21.62% से। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखते हैं 2021-22 की।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट, तो आपको एक तो इनका इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना है जिन्होंने कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अप्रोच है उसको डेवलप किया है, तो ये है महबूब उल हक, इज एंकर्ड इन दी नोबल लिटरेट अमृत सेन्स वर्क। तो एक अमृत सेन का भी काफ़ी वाइटल रोल रहा है इसके अंदर, है ना। एंड ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफन फेम्ड इन टर्म्स ऑफ द वेदर पीपल आर एबल टू बी एंड डू डिजायर थिंग्स इन लाइफ। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, इनके नाम बताए गए हैं, है ना, तो देखना है। तो फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वो 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा लाई गई थी। और यदि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 की हम बात करें तो ये सितंबर 8 2022 को लॉन्च की गई है और यूएनडीपी इसको लेके आता ही है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के नाम से आई है। थीम जो है रिपोर्ट की वो है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। और इंडिया की जो रैंक है 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज जो ये इंडेक्स है इसके अंदर। तो इंडिया की रैंक को आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो। 2021 में कितनी थी, 132 थी। 2020 के अंदर 131 थी। एंड इंडिया का जो स्कोर है 0.633 है। वर्ल्ड का जो स्कोर है 0.732 है। तो इंडिया का स्कोर कम है। टॉप जो 5 कंट्रीज है तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, है ना, एंड ऑस्ट्रेलिया है। बॉटम जो कंट्रीज है तो सबसे ख़राब हालत है बुरुंडी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। हमारी नेबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो हमसे नीचे है पाकिस्तान, नेपाल, और ये दूसरी जो कंट्रियाँ हैं श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, ये इंडिया से ऊपर है। यदि बात की जाए 2021 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जाए तो ये 67.2 रिकॉर्ड की गई है, ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग जो है 11.2 ईयर्स रखा गया है। मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एट द 6.7 ईयर्स रखा गया है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है 2017 में पीपीपी मॉडल के ऊपर, ध्यान रखना आपको, परचेजिंग पावर पैरिटी के मॉडल पे, है ना, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी के मॉडल पे 6590 है डॉलर। अब देखते हैं आगे। ग्लोबल ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट है 2022 की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है बेंचमार्क्स करता है करंट स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ द जेंडर पैरिटी अक्रॉस दी 4 की डायमेंशन। इसमें 4 की डायमेंशन देखे जाते हैं इसके अंदर। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है, एजुकेशन अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है जेंडर गैप जब इंडेक्स बनाया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जब बनाया जाता है। And it is the longest standing index which tracks progress toward the closing these gaps over time since its inception in 2006। तो 2006 में इसका इंसेप्शन हुआ है और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है विच ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स, है ना। तो आगे बताया गया है अबाउट दी, यदि जेंडर जो आपका गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की बात की जाती है, तो ये 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है। ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस 2006 में किया गया था। ग्लोबल गैप जो जेंडर गैप है वो 68.1% के है अभी 2022 के अंदर। अब देख लेते हैं कि जो कंट्रीज हैं जिन्होंने की परफॉर्म किया है, तो 0.908 जो है आइसलैंड का स्कोर है, फिनलैंड, नॉर्वे का स्कोर आप देख सकते हो सामने, है ना, कॉन्गो, पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान, सबका स्कोर बताया गया। तो ये बॉटम में आ रहे हैं और वो टॉप के अंदर आ रहे हैं, ध्यान रखना है स्कोर में। इंडिया की जो रैंक है 135 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसके अंदर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। और बताया गया है कि द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो हेल्थ एंड सर्वाइवल में वर्स्ट परफॉर्मर है इंडिया। सब इंडेक्स वेट रैंक्ड 146, एक सब इंडेक्स है इसी के अंदर आने वाले इंडेक्स में ना। तो इसमें इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, ये बताया गया है। 2021 के अंदर इंडिया की 140वीं रैंक थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज। इंडिया ऑल्सो रैंक्स पुअरली अमॉन्ग इट्स नेबर्स एंड इज बिहाइंड। तो काफ़ी सारी जो हमारे नेबर्स हैं उनसे भी हम पीछे हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मात्र ऐसी कंट्रियाँ हैं हमारे नेबर्स में जो कि, या फिर साउथ एशिया के अंदर, जो कि हमसे पीछे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, आपको पता ही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एस्टेब्लिश किया गया है 1971 में। नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और फाउंडेड बाई किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो इसको क्लॉस श्वाब, जो भी इनका नाम है ये देख लेना आप थोड़ा सा, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया है, ध्यान रखना है, थोड़ा आ जाता है कभी तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 16th ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो जो 16th मतलब 16वें नंबर का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 निकाला गया है, तो इसको IEP रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एंड हैज़ पब्लिश द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो ये 20 जून 2022 को रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया। और जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो 163 कंट्रीज में से निकाला जाता है, कंप्राइजिंग 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। की फाइंडिंग्स जो इसकी रही है, तो एवरेज लेवल ऑफ द ग्लोबल पीसफुलनेस डिटोरिएटेड बाय 0.3%। तो डिटोरिएट की है जो पीसफुलनेस है ग्लोबली वो। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका जो मीना करके है यहाँ पे, ये जो रीजन है वो वर्ल्ड्स लीस्ट पीसफुल रीजन है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे कम पीस है।
यूरोप सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। आइसलैंड की बात की जाए तो मोस्ट पीसफुल कंट्री है, और अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो वो लिस्ट पीसफुल कंट्री है। तो ये सारे आप रैंकिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इंडिया की रैंक जो है 135 है। अब देखते हैं इसमें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स पोजीशन बाय 6 स्लॉट्स एंड नाउ जो इंडिया की पोजीशन है वो 61 रैंक है इंडिया की, एज पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो इसको रिलीज़ किया गया है 15 नवंबर 2022 को। और इसको रिलीज़ कौन करता है? तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इसको रिलीज़ करता है, और 131 कंट्रीज़ के लिए रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक 61 है, पहले 67 थी, 67, और इंडिया का जो स्कोर है वो 51.19 है। अभी देखते हैं तो इंडिया का स्कोर इंप्रूव किया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2002 के अंदर विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया था। एंड जो आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है वो रीडिज़ाइन किया गया है 2019 के अंदर। इट्स फाउंडर्स एंड को एडिटर्स, और जो सौमित्रा दत्ता एंड ब्रूनो लानविन जो हैं वो एक तरह से इसके फाउंडर्स और को एडिटर्स हैं। अब देखते हैं कि भाई जो ये इंडेक्स है वो एनालाइज करता है 131 कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को अक्रॉस 4 डायमेंशंस ऑफ डिजिटल रेडीनेस, है ना। तो डिजिटल जो रेडीनेस है ना, उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, ये 4 पैरामीटर्स है। अब इसमें जो है एनआरआई में यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक 1 है, सिंगापुर की 2nd है, और स्वीडन की 3rd है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस 3rd है आउट ऑफ 30, सॉरी इंडिया रैंक 3rd आउट ऑफ 36 इन ग्रुप ऑफ द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में इंडिया की पोजीशन 3rd नंबर पे है। इंडिया के स्कोर की बात की जाए तो एआई टैलेंट कंसंट्रेशन में इंडिया की रैंक 1 है। 2nd रैंक है इंडिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ के अंदर, और 3rd रैंक है इंडिया की एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डोमेस्टिक मार्केट साइज के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसकी बात करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि क्या थी, इसमें आगे लिखा हुआ है रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट फ्यूचर, वाज पब्लिश ऑन 24 मई 2022। तो 24 मई 2022 को ये पब्लिश की गई है। एंड दिस रिपोर्ट कवर्ड 117 कंट्रीज एंड अकॉर्डेड इंडिया 54th पोजीशन ग्लोबली। इंडिया को 54वीं पोजीशन दी गई है ग्लोबली, अर्लियर 34 प्लेस पे था इंडिया। अबाउट द रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसको अर्लियर ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। इसकी जो थीम है वो देख लीजिए दोबारा, रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट फ्यूचर। और जो इंडेक्स है वो कंप्राइज करता है 5 सब इंडेक्सेज, जिसमें 17th पिलर है और 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स हैं। 3 जो कंट्रीज हैं, है ना, टॉप 3 कंट्रीज जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन है। अब ग्लोबल विंड रिपोर्ट की बात करते हैं। तो 4 अप्रैल 2022 को ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको लॉन्च करता है। ऑब्जेक्टिव जो है इसका टू लुक अप द कंट्रीज विद एनर्जी इंस्टॉलेशंस एंड कैपेसिटी। ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी इज नाउ अप टू 837 गीगावाट, ध्यान रखना है आपको। और जो इसमें टॉप कंट्री है वो चाइना, उसको यूएसए फॉलो कर रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इंडिया के यदि स्टेटस देखे इस रिपोर्ट के अंदर, तो ग्लोबली इंडिया रैंक्स 4th इन इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी 40.1 गीगावाट एज पर जनवरी 2022। एक्सपेंडेड इट्स रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी बाई 30%। 2020-21 में 30% की इंक्रीमेंट हुआ है हमारी रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी के अंदर, और 1.45 गीगावाट ऐड किया गया है। अब डेमोक्रेसी रिपोर्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 की बात करते हैं। तो रिसेंटली मार्च 2023 के अंदर वी डैम इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिलीज किया डेमोक्रेसी रिपोर्ट फॉर 2023। इसमें बताया गया है कि 5 इंडेक्सेज हैं, देर आर 5 इंडेक्सेज यूज बाई वी डैम टू कैप्चर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये 5 इंडेक्सेज कौन कौन से? एक तो है एगलिटेरियन डेमोक्रेटिक इंडेक्स, तो एग्जामिन द इक्वल एक्सेस टू राइट्स एंड लिबर्टीज, इंडिया की रैंक 123 है इसके अंदर। एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक और आगे बताया इंडिया रैंकिंग डिप्ट फ्रॉम दी 100 पोजीशन टू 108 पोजीशन दिस ईयर इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कम हुई है। ऐसे आगे भी बताया गया है काफ़ी सारी चीज़ इसके बारे में, है ना। एंड अब देखते हैं WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लेके आता है, जो कि 26 अक्टूबर 2022 को इस बार रिलीज हुआ था। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको लेके आता है और ये इवेल्युएट करता है 140 कंट्रीज को एंड जुडिक्शंस अराउंड दी वर्ल्ड को। इंडिया की 77 रैंक है आउट ऑफ 140। इसमें टॉप किया डेनमार्क में, 2nd है नॉर्वे, 3rd नंबर पर है फिनलैंड। द कंट्री विद द हाई बिगेस्ट डिक्लाइन इन द रूल ऑफ द लॉ इन दिनों में जिसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो सूडान, म्यांमार, हैती, अफगानिस्तान और निकारागुआ है। एंड द कंट्रीज दैट इम्प्रूव देयर रूल ऑफ लॉ स्कोर, जिन्होंने अच्छा किया है वो है होंडुरास, कोसोवो एंड बेलीजी, मोल्दोवा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन लोगों ने इम्प्रूव किया है। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं 2022 का।
तो जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है वो असेस करता है किस चीज़ को, विच लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द वर्स्ट लिविंग कंडीशंस, कौन सी सबसे अच्छी लिविंग कंडीशंस है, कहाँ पे बेकार है, उसके बारे में बताता है। तो असेस द बेस्ट सिटी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हैज पब्लिश द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इन्होंने EIU ने रिपोर्ट निकाली है, ध्यान रखना, इंडेक्स निकाला है, पब्लिश किया गया है जून 2022 में इसको। एंड ऑस्ट्रिया सिटी वियना, वियना जो है ऑस्ट्रिया की सिटी वियना वो है रैंक टॉप है, उसकी रैंक 1 है, और डमस्कस जो है उसकी रैंक 172 है इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, ध्यान रखना है आपको, लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। अब आगे देखते हैं एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो 1 जून 2022 को द टाइम्स हायर एजुकेशन THE रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो देखते हैं अबाउट द 2022 रैंकिंग की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है टाइम किसके द्वारा, दी टाइम्स हायर एजुकेशन, 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया इसको। रैंकिंग जो है 13 जो है पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की भी यहाँ पर निकाली जाती है। और की ट्रेड क्या है इसके अंदर, दिस ईयर्स रैंकिंग कंप्राइजेज 616 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 31 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। की फाइंडिंग से देखी जाए तो जापान इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन अगेन दिस ईयर विद 118 इंस्टीट्यूशंस अप फ्रॉम 116 लास्ट ईयर। तो अब तक हमारे 70 पेज पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, 1/3 के आसपास मैगजीन हमारी कवर हो गई अब तक। चाइना इज होम टू दी कंटिनेंट्स टॉप 2 यूनिवर्सिटीज फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर्स। चाइना इज ऑल्सो द सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री विद 97 मेनलैंड चाइनीज यूनिवर्सिटीज इन द रैंकिंग अप फ्रॉम 91 लास्ट ईयर। और जो पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटीज रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी भी रैंक में आई है। टॉप इंस्टीट्यूशन एज पर रैंकिंग इन एशिया, तो इसमें एक तो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 2 तो चाइना की आ गई है एशिया के अंदर, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इंडिया के प्रेजेंस की यदि बात की जाए रैंकिंग के अंदर तो इंडिया इज द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द रैंकिंग्स। देयर आर 17 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द टॉप 200 एज कंपेयर टू 18 लास्ट ईयर। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर इज द ओनली इंस्टीट्यूट टू मेक द टॉप 50 लिस्ट विद 42 रैंक। तो ये था इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। अब देखते हैं हम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को देख रहे हैं। इसमें Q3 के लिए 2022 में इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। पब्लिश इसको किया गया है 19 जुलाई 2022 को। एंड जिन्होंने इसको पब्लिश किया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3, ठीक है, Q3 लिखा हुआ है इसमें ना। तो देखते हैं, तो इसमें बताया गया है हैनले एंड जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसको बेसिकली रिलीज किया है। जस्ट ए मिनट। ओके, एंड इसमें आगे बताया गया है कि इंडेक्स डिफाइंस करता है द स्ट्रेंथ ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ एनी वन कंट्री विद अदर्स। और इंडिया की जो इसमें रैंक है वो 87th रैंक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करें तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 जो है वो रिलीज़ किया गया है Q1 के लिए। जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो 10 जनवरी 2023 के लिए। और इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स है, जापान जो है उसने रिटेन की है इट्स पोजीशन एट द मोस्ट फेवरेबल, जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन है जापान की, मतलब जापान का पासपोर्ट मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट है। इट अलाउज वीज़ा फ्री एंट्री इन 193 कंट्रीज। तो ये 193 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री मतलब अलाउ करता है, वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ करता है। तो अब इसमें पासपोर्ट की जो जिन्होंने टॉप किया है इसमें जापान है, सिंगापुर है एंड जर्मनी है। यदि बॉटम रैंक्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया वगैरह की बॉटम रैंक है। इंडिया के पासपोर्ट की जो स्टैंड करता है 82 पोजीशन एंड 82 प्लेसेज अहेड ऑफ द लास्ट ईयर, जो 87 रैंक थी हमारी उससे है ना 2 प्लेसेज अहेड ऑफ 80 लास्ट ईयर 87। तो ये 82 को 87 से 2 पॉइंट क्यों बोला है, 2 प्लेस क्यों बोला है, मतलब पता नहीं चलता, गलती। अब देखते हैं इंडिया पासपोर्ट होल्डर हैज़ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज। तो हम 60 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ये जून जुलाई 2022 में लाया गया है इंडेक्स और लॉन्च किया गया है नाइट फ्रैंक एंड इंटरनेशनल, जो क्या है ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ये एक तरीके का जो नाइट फ्रैंक है वो, जो कि लंदन बेस्ड है। इन्होंने इसको रिलीज़ किया है और जिसका टाइटल है वो है रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स। और आगे बताया है एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव, है ना। अब देखते हैं इंडेक्स के अंदर 3 कैटेगरी होती है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर होती है, 3 कैटेगरी होती है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। इसमें जो टॉप किया है वो सिंगापुर ने किया है, प्लेटिनम है इनकी जो कैटेगरी है, सिडनी और वेलिंगटन जो है 3rd पोजीशन। यदि हम इंडिया की सिनेरियो की बात करें, इंडिया की कंट्री की बात करें, इंडिया की सिटीज़ की बात करें तो
रैंक 14th है बेंगलोर की, और गोल्ड कैटेगरी में इसको रखा हुआ है। उसके अलावा 3 जो हमारे यहाँ पे सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गई, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, इनको सिल्वर पोजीशन है। सिल्वर इनको दिया हुआ है कैटेगरी, और पोजीशन इनकी 17वीं, 18वीं और 20वीं है। 24th वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं। तो 11 जुलाई 2022 को ये 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन ये रिलीज हुई है। एंड रिलीज इसको करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, पॉपुलेशन डिवीजन, यूनाइटेड नेशंस। की फाइंडिंग जो रही है इसकी क्या रही है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन। तो 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन पहुंच जाएगी, प्रोजेक्ट किया गया था। और इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास द चाइना इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पे 2023 में सरपास कर देगा इंडिया, और कर चुका है अभी। नवंबर अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई थी, अकॉर्डिंग टू जो मैंने उसमें पढ़ा है उसके हिसाब से सरपास कर चुका है इंडिया, है ना। अब यदि हम देखें आगे तो यहाँ पे यूनाइटेड जो नेशंस है वो सेलिब्रेट करता है डे ऑफ 8 बिलियन, 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। और 8 बिलियन चाइल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे ही 8 बिलियन व चाइल्ड जो है एग्जिस्टेंस में आता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 7 बिलियन जो है 2011 में पहुंची थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, तो 2037 तक 9 बिलियन ही पहुंचेगी, तो लगभग 15 साल लगेंगे। ग्लोबल जो फर्टिलिटी इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर टू 2.1, है ना, तो 2050 तक 2.1 हो जाएगी जो ग्लोबल फर्टिलिटी है वो। और आगे बताया गया है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ड्यूरिंग 2023। तो 71 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। 71 पेज हमने कर लिए हैं, तो लगभग 1/3 मैगजीन हमारी हो गई है। और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे बच्चों हुए लेक्चर्स को भी लाने की और उस मैगजीन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रीच हो। कमेंट हो सके तो आप कमेंट भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रीच बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद।